Hello, dear students. Welcome back to Study English Literature channel. Today, we are going to study about the poem My Last Tuckus by Robert Browning. ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फिलॉसफी और क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं My Last Tuckus by Robert Browning. My Last Tuckus is a dramatic monologue for which Browning is very famous in English literature. The outstanding quality of his monologue is the tense and dramatic situation. It displays Browning's mastery of irony and understatement. It captures the spirit of Renaissance Italy, its greed, its sensuality, its cultural and artistic creativity. तो इस My Last Tuckus पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने रेनेसां ये जो होता है जिसमें हमने पढ़ा था पहले कि ये रेनेसां एक मूवमेंट था जो कि इटली से इंग्लैंड आया था और इटली के ये रेनेसां मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम में ड्रामेटिक फॉर्म में। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है जिसमें एक इंसान बोलता है जो कि स्पीकर होता है, तो यहाँ ड्यूक जो है वो कि स्पीकर हैं। एक साइलेंट लिसनर होता है जो कि मैसेंजर है, जो ड्यूक ऑफ फेरेरा के लिए यहाँ अपनी नेबरिंग काउंटी से एक रिश्ता लेकर के आए हैं। और वॉल पर टंगी है ये खूबसूरत सी डकस की पोर्ट्रेट जो कि ड्यूक फेरेरा, जिसके बारे में आगे चलकर बताएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं माय लास्ट टकस। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द पोएम, लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग, हिज लाइफ एंड वर्क्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 कैम्बरमेल, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ये इनके फादर का नाम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग सीनियर था जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक बहुत वेल्दी क्लर्क थे और रॉबर्ट ब्राउनिंग उनके इकलौते बेटे थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही टैलेंटेड थे एंड यंग एज में एट द एज ऑफ 12 he published his first poem. His mother was Sarah Ann. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो इन्फ्लुएंस थे रोमांटिक पोइट से, पर्टिकुलरली पीबी शेली से, फिर आगे चल करके इन्होंने अपना ही एक यूनिक स्टाइल बनाया है जो कि कैरेक्टराइज्ड है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में। और इनका कीन इंटरेस्ट रहा है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर को। रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोइम थी पेड पाइपर ऑफ हेमलिन, पॉर्फिरियस लवर्स, माय लास्ट टकस, रिंग एंड द बुक। और इन्होंने कुछ मास्टरपीस भी लिखे थे जो प्लेस में थे, इंक्लूडिंग स्ट्रेटफोर्ड, अ ब्लॉट इन द किचन। रॉबर्ट ब्राउनिंग की शादी फेलो पोइट एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग से हुई थी और इन लोगों ने भाग करके इटली में 1846 में शादी करी थी क्योंकि एलिजाबेथ के फादर नहीं चाहते थे कि उनकी शादी इनसे हो और उन्होंने अपनी बेटी को डिसोन कर दिया था। तो भाग करके एलिजाबेथ एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शादी की थी और ये इटली में ही रहे काफी अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ। डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ हिज राइटिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग was relatively unknown during his lifetime and only achieved widespread recognition after his death on the 12th of December 1889, Italy. अब जब रॉबर्ट ब्राउनिंग जिंदा थे तब उनका उतना नाम नहीं हुआ था और उनके मरने के बाद वो काफी फेमस हो गए और उनके वर्क्स को इसीलिए हम आज भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी साइकोलॉजिकल नेचर जो है इंसान का, उसके बारे में इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। Now introduction to My Last Tuckus. My Last Tuckus, जैसे कि आप जानते हैं, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। It was published in 1842. The poem is narrated by a powerful Duke of Ferrara who is showing a portrait of his late wife to the Duchess to the visitor. ये एक विजिटर आए, मैसेंजर आए हैं बगल की कंट्री से, जो वहां के एक ड्यूक है, उनकी बेटी का शादी का रिश्ता लेके आए हैं इस ड्यूक के पास। और यहाँ ड्यूक जो है वो अपनी डिसीज्ड वाइफ यानी अपनी मरी हुई वाइफ का एक पोर्ट्रेट दिखा करके उससे बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही अच्छी तरह एक कमेंट्री की है ऑन द थीम ऑफ पावर, कंट्रोल एंड जेलसी एंड मिसोजिनी। एक्चुअली रेनेसां पीरियड में यहाँ पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था लोगों के पास। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा, जो कि अल्फांसो, जिनका नाम था अल्फांसो द सेकंड, ये ड्यूक ऑफ फेरेरा थे। फेरेरा इज अ नेम ऑफ अ प्लेस एंड वहां ये जो ड्यूक थे, आप जैसे कहेंगे रेनेसां पीरियड में, ये बहुत ही पावरफुल थे
कंट्रोल करते थे चीजों को, जेलस भी थे अपनी वाइफ की खूबसूरती और जिस तरह से इनकी वाइफ दूसरों के साथ ट्रीट करती थी उनको, किस तरह से बड़ी काइंड पोलाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ थी उनकी। पर उनकी पोलाइटनेस, उनकी काइंडनेस को ये ड्यूक को इतना पसंद नहीं था। वो कहती थी पोलाइट हो या आप रिस्पेक्ट करिए तो मेरी करो, ना कि दूसरों की। तो इस वजह से ब्राउनिंग्स यूज ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म्स allows a reader to gain insight into the Duke's character and mindset, as well as the question of morality of his action. तो हम आगे चलकर इसी ड्यूक के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, और क्या ये सही था कि उनकी वाइफ मुस्कुराती थी, लोगों को रिस्पेक्ट करती थी, इस वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को मार डाला, क्या ये सही था? तो आगे हम यही पढ़ेंगे। Now, before moving on to the poem, let me tell you something about the ड्यूक ऑफ फरेरा जो है वो एक पावरफुल, प्राउड और बहुत ही हार्ड हार्टेड यानी क्रूएल कहेंगे किस्म के इटालियन ड्यूक हैं। ये विडो हो चुके हैं और ये दोबारा शादी करना चाहते हैं और इनके पास एक मैसेंजर यानी जिसे हम दूत भी कह सकते हैं वो आया है काउंट ऑफ ड्यूक नेबरहुड से, और जो उनकी बेटी का रिश्ता लेकर आया है इन ड्यूक के पास। ड्यूक उनको, क्योंकि पावरफुल हैं, घमंडी भी हैं, तो उनको ले जाते हैं अपने पिक्चर गैलरी में और पिक्चर गैलरी में जाकर के अपनी इस सुंदर सी जो डकस हैं उनका ये यहाँ पिक्चर दिखाते हैं उनको। और अब हम शुरू करते हैं पोएम माय लास्ट डकस। दैट्स माय लास्ट डकस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। वो बोले देखो ये मेरी डकस हैं जो मेरी पहली पुरानी वाइफ हैं, ये है इनका फोटो, इनका पोर्ट्रेट जो मैंने पेंट करवा के रखा है। ऐसा लग रहा नहीं कि जैसे कि जिंदा है। I call that piece a wonder. Now Fra Pandolf's hand worked busily a day. अब ये जो पोइट हैं, ये पेंटर हैं, ये फ्रा पेंडोल्फ हैं और इन्होंने इनकी वाइफ जो है इनका पोर्ट्रेट बनाया था फ्रा पेंडोल्फ ने, जो दिन भर में बैठ करके इनकी वाइफ डकस का पोर्ट्रेट बनाया था। एंड देयर शी स्टैंड्स, बोले देखो ये यहाँ अभी इनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है दीवार पे। Will it please you sit and look at her? अब वो दूत से कह रहे हैं कि आप बैठिए और देखिए मेरी वाइफ के पोर्ट्रेट को। I said, Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance. तो बोले मैंने जानबूझ का ये नाम फ्रा पेंडोल्फ इंटेंशनली बताया है बिकॉज ये जो फ्रा पेंडोल्फ थे वो बहुत ही फेमस इटालियन पेंटर थे और इनको हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और ये ड्यूक जो थे, जो कि बहुत पावरफुल थे, वेल्दी भी थे, तो इन्होंने जानबूझ करके उनका नाम लेकर के बताया कि देखो कितना डेप्थ है उनके पेंटिंग में। तो द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। तो बोले कि देखिए ये फ्रा पेंडोल्फ ने जो बनाई है पेंटिंग मेरी वाइफ की, इसमें कितना डेप्थ है, इतने पैशन से बनाया गया है। बट to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. अब वो यहाँ टर्न करके बता भी रहे हैं कि ये जो मेरी डकस है इसके ऊपर उन्होंने एक पर्दा लगा रखा था और पर्दा सिर्फ वही हटा सकते हैं। वो डकस के पर्दा को दीवार पे जो पोर्ट्रेट टंगी है उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे को सिर्फ ड्यूक के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना ही उस पेंटिंग को। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट। अब वो बोले कि अभी आप मुझसे पूछना चाहोगे कि क्यों, अगर किसी की करेज हुई तो मुझसे पूछना चाहेगा हाउ सच अ ग्लांस केम देयर। तो बोले अगर किसी में हिम्मत होगी तो पूछेंगे कि ये मेरी पोर्ट्रेट जो लगी है मेरी वाइफ की, ये यहाँ कैसे लगी हुई है। आर How such a glance came there, so not the first are you to turn and ask. आप ऐसे पूछोगे कि इतनी सुंदर मेरी वाइफ थी, इतनी प्यारी थी, तो इसका पोर्ट्रेट यहाँ टंगा कैसे है। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट। बोले कि सिर्फ ये मेरी वजह से प्रेजेंस था जिसकी वजह से ये स्पॉट आया है, कॉल द स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डकस चीक परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से। अब आप देखेंगे इस शुरुआती अगर हम स्लाइड को ही देखेंगे तो इस स्लाइड में 3 बार उन्होंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया है और बोल रहे हैं
कि अगर कोई पूछना चाहेगा कि ये कैसे आया है, तो फ्राप एंड डॉल्फ जो पेंटर थे, उनके सामने भी ये उतनी ही मुस्कुरा रही थी जितनी कि मेरे सामने मुस्कुराती है। ऑफ द जॉय इन द डकेस चीक, डकेस की चीक पे जो जॉय दिख रहा है ना, वो इसकी वजह से है क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती। फ्राप एंड डॉल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स। हर मेंटल लैप्स का मतलब है कि ये जो इन्होंने जो चोगा पहन रखा था, उसका वो उनके हाथ के ऊपर उसकी जो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी चुन्नी हाथ के ऊपर गिर जाती है, तो उन्होंने एक ऐसा ये ड्रेस जो पहनी थी, उसकी सिलवटें उनकी हाथ पे आ रही थी। ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, तो बोले कि आपका जो ये आपने जो पहन रखा है, ये आपका रिस्ट के ऊपर इसका कपड़ा जो है वो आ रहा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, और जो मैं पेंट कर रहा हूं तो वो शायद फेंट हो जाएगा, इसलिए प्लीज आप अपने हाथ को दिखाने के लिए ये आप अपना कपड़ा थोड़ा सा हटा लीजिए। इतना ही कहा था पेंडोल्फ ने, और इनकी जो वाइफ थी वो मुस्कुराने लगी। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग द थ्रोट, अब ये जो फ्लश जो था, मुस्कुराहट, या इनका जो कहेंगे कि ये शर्मा गई, वो इनकी थ्रोट तक देखे, डाइज अलोंग हर थ्रोट। सच स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट एंड कॉज इनफ, और ये अगर ये हंस रही थी, थोड़ा सा मुस्कुरा भी रही थी, तो भी ड्यूक को पसंद नहीं आता। फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, बोले ये स्पॉट, ये पेंटिंग इसी वजह से आई थी कि इनका इनका जो दिल था, मेरी जो पुरानी जो डकेस थी, इनका दिल जो था बहुत जल्दी खुश हो जाता था। अब यहाँ इसी वजह से मैंने ये एक मुस्कुराता हुआ आपको एक फोटो दिखाया है कि इनकी जो डकेस थी वो हमेशा मुस्कुराती थी, टू इजीली इम्प्रेस्ड, किसी भी बात से ये इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, और किसी भी चीज को देखने पे इनको खुशी होती थी। जैसे होता है ना कि कोई दिल का बहुत सच्चा होता है, तो उसको कोई छोटी सी छोटी चीज भी दिख जाए तो उससे भी वो खुश हो जाता है, उसके उसको देखकर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। ऐसे ही ये डकेस थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और जहां जहां भी जाती थी, इनको जो भी कुछ अच्छा लगता था उसको देख करके मुस्कुरा लेती थी। सर इट वॉज ऑल वन, और इनकी मुस्कुराहट हमेशा एक सी रहती थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, बोले कि मैं जितना भी फेवर करूं, अब या ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट का मतलब है शाम का समय जब सूरज ढल रहा है। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियल फूल ब्रोक इन द ऑर्किड फॉर हर, अब बोले कि अगर किसी ने इनको एक चेरी का, अगर एक बो ऑफ चेरीज, यानी चेरीज मतलब यहाँ ये फ्रूट है, इसका उठाकर एक ब्रांच भी लाके दे दिया, ऑफिशियस फूल मतलब जो गार्डनर है जिसने काम कर रहा हो, और वहां से चेरी भी लाके दे दी, तो मेरी जो ड्यूक डकेस थी उसको देखकर भी मुस्कुरा देती थी। द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, और टेरेस पे अगर ये अपना म्यूल, म्यूल यानी ये छोटा सा खच्चर होता है, उसको लेकर के घूमती थी, तभी भी वो उतनी ही खुश रहती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, जिससे भी वो मिलती थी कर्टेसी से, सभ्यता से, प्यार से बात करती थी, और ये चीज ड्यूक को पसंद नहीं आती थी। और ब्लश एट लीस्ट शी थैंक देम गुड, बट थैंक समहाउ आई नो नॉट हाउ, एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम। अब वो कह रहे हैं कि सबको उसी तरह थैंक करती थी जैसे कि मुझे थैंक करती थी। माई गिफ्ट ऑफ अ 900, यहाँ ये जो कह रहे हैं ना, माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम, ये 900 ओल्ड नेम का मतलब है 900 साल पुरानी जो विरासत है, जो सभ्यता है, जो मेरा ट्रेडिशन है, जो मैंने इसको गिफ्ट किया था। विथ एनीबडीज गिफ्ट हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। एंड ये जो मेरी वाइफ थी, छोटे से छोटे गिफ्ट में भी उतनी ही खुश हो जाती थी जितने की मैंने उसको ये 900 साल पुराना विरासत विरासत जो धरोहर मेरे घर की दी है, उससे भी वो उतनी ही खुश रहती थी। तो मुझे इसी बात का गुस्सा आया। इवन इवन यू हैड स्किल इन स्पीच विच आई हैड नॉट टू मेक योर विल, और बोले कि अगर आप में भी कैपेसिटी होगी टू थिंक क्लियरली एंड which I have to have not to make your will,
quite clear to such an one and say just this or that in you disgust me here you miss. और बोले मैंने उनसे दो चार बार इशारों में बताया भी था कि ये जो इनकी पर्सनालिटी है कि किसी को भी देखकर मुस्कुरा देती हैं, जैसे उसको देख के मुस्कुरा रही हो मुझे भी देख के सेम ऐसी मुस्कुरा देती हो, तो ये मुझे पसंद नहीं है। ये ड्यूक ने बताया था कि डकेस की ये पर्सनालिटी उनको पसंद नहीं आ रही है, पर फिर भी डकेस को ये समझ में मेरी बात आई नहीं है। बट नेवर लाइक टू लोअर माई डिग्निटी, और यहाँ ये कह रहे हैं और देयर एक्सीड द मार्क एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लिसन सो। और वो अगर मैंने उनको बताया था कि एक मार्क है, आपको अपने अटेंडेंट से, अपने गार्ड से, अपने गार्डनर से थोड़ा रिजर्व होके बात करनी है, पर उन्होंने ये बात डकेस ने मानी नहीं और प्लेनली सेट her wit to yours forsooth and made excuse even then would be some stooping and I chose never to stoop। और मैंने उनको यहाँ बता भी दिया कि she should not exceed, वो अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें, पर फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को लोअर कर लिया, अपने आप को डिग्रेड कर लिया। और एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, वो कह रहे हैं कि मैंने कभी ये चूज कर लिया कि मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा। स्टूप का मतलब है लोअर डाउन करना। और शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ट हर बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल। और मैंने उनको इतनी बार, और जब भी मैं उसको उनके पास से गुजरता था डकेस के पास से, वो मुझको देख करके वैसे ही स्माइल करती थी, पर मैंने उनको स्माइल करना बंद कर दिया। और उसके बावजूद भी ये इशारा भी उनको समझ नहीं आया डकेस को। दिस ग्रीव आई गेव कमांड्स, और उनका मुस्कुराहट बढ़ती चली गई और मेरा गुस्सा और बढ़ता चला गया। तब जाके मैंने कमांड दिया, आई गेव कमांड, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, विल इट प्लीज यू राइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट। अब ये इन्होंने यहाँ ड्यूक बता रहे हैं कि मैंने कमांड दिया मतलब मैंने अपनी वाइफ को, अपनी डकेस को मरवा दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, तो उनका मुस्कुराहट बंद हो गई। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, और इसलिए इनका पोर्ट्रेट है जैसे कि ये जिंदा है। विल इट प्लीज यू राइज, अब वो उस एम्बेसडर को, उस दूत को, उस मैसेंजर से कहते हैं कि आप प्लीज उठिए। वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट, और नीचे जो कोई और मुझसे मिलने आए हैं हम उनको जाके मिलते हैं। द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, अब म्यूनिफिसेंस का यहाँ मतलब है कि ड्यूक उनको बता रहे हैं कि जेनरोसिटी, कि आपकी जो मास्टर की जेनरोसिटी है इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। तब वो कह रहे हैं कि आपके मास्टर ने मेरी सेकंड शादी के लिए ये जो रिश्ता भेजा है वो सही है, ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरी सेकंड शादी है तो कि मैं डाउरी नहीं लूंगा। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवॉर्ड, अब वो कह रहे हैं कि लेट मी रिपीट एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि ये कोई मेरी लिबर्टी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आपके जो ड्यूक हैं या जो आपके मास्टर हैं जो मुझे डाउरी देंगे वो फुलफिल करेगा, बट मेरी एक सबसे पहली शर्त ये है कि ये जो डॉटर जो होगी वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड उसमें ये सभ्यता होनी चाहिए कि उसे मेरी बात समझ में आनी चाहिए। At starting is my object. No, we will go together down. अब वो कह रहे हैं let us go downstairs together. By the way, look at the beautiful statue. Notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity, which claws of Innsbruck cast in bronze for me. अब वो यहाँ नीचे जाते हुए उस मैसेंजर के संग नीचे उतर रहे हैं और उसे दिखा रहे हैं ये जो नेपट्यून, नोटिस नेपट्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स, ये नेपट्यून जो है ये गॉडेस है और ये क्या कर रहे हैं, एक सी हॉर्स को टेम कर रहे हैं, मतलब इनकी एक ब्रॉन्ज में स्टेचू कास्ट करी है जो क्लॉज ऑफ इंसब्रक ने बनाई थी और ये फेमस स्कल्पचर थे और उन्होंने ये मेरे लिए भेजा है। राइडिंग एंड कंट्रोलिंग द सी हॉर्स, तो इसका ये मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर मेरी दूसरी शादी भी होगी तो मैं उस वाइफ को भी उतना ही कंट्रोल करूंगा जितना कि मैंने अपनी प्रीवियस डकेस को, जिसका पोर्ट्रेट आपने देखा है, उसको मैं
कंट्रोल करता था। अब यहाँ उनका ये कहने का ये भी तात्पर्य है कि ये मत समझना कि मेरी सेकंड शादी है, ये मत समझना कि इस शादी के बाद मेरा जो रवैया है मेरी नई डकेस के संग वो भी वैसा ही रहेगा। द ड्यूक thus tries to impress the envoy with his highly refined artistic टेस्ट, और ये बता रहा है कि मेरा टेस्ट कितना आर्टिस्टिक है और मैं कितना आर्ट की कद्र करता हूं। Now coming to the MCQ section of my last takis. What form is my last takis written in? ये कौन से फॉर्म में लिखा है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है कि एक इंसान बोलता है और दूसरा सुनता है। तो यहाँ हम देख रहे थे ये पूरी की पूरी स्पीच जो है ये ड्यूक ऑफ फरेरा ने दी है, और लिस्टर कौन था यहाँ? जो मैसेंजर आया था, जो दूत आया था, जो एम्बेसडर आया था। What is this? Who is the speaker of the poem? Speaker यहाँ the Duke हैं। Why does the Duke have his wife killed? She flirted with other men. Flirted का यह मतलब है, यहाँ फ्लर्ट करना ये नहीं कि लोगों के संग उनको देख करके मुस्कुराती थी इस वजह से, और उतना ही उनको रिस्पेक्ट देती थी जैसे कि अपने हस्बैंड को देती थी। यही बात ड्यूक को पसंद नहीं आई थी। What is the main theme of my last kiss? Main theme है power and control. What is the setting of the poem? A palace in Italy. What is the Duke's attitude towards his late wife? वो critical थे और controlling थे। What is the significance of the portrait in the poem? It serves as a memento of the Duke's deceased wife. ये उनकी जो मरी हुई वाइफ का एक पोर्ट्रेट था जो एक मोमेंटो की तरह वहां स्टैंड आउट कर रहा था। What is the tone of the poem? ये sarcastic और ironic है। sarcastic यानी व्यंग भरा हुआ है। What is the meaning of the title My Last Duchess? My Last Duchess का मतलब है the duchess which is deceased, यानी जो मरी हुई duchess है। What does the Duke say about the duchess smile? It was रिजर्व फॉर हिम अलोन। और बोले कि ये जो स्माइल करती थी, ये स्माइल जो है वो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व होनी चाहिए थी, जो वो दुनिया को देखकर भी उतनी ही मुस्कुराती थी, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया। What is the significance of the line? Notice Neptune though taming a seahorse though a rarity, thought a rarity. It is an allusion to Greek mythology. ये ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है कि जो नेपट्यून है, जो सी गॉड है, वो कैसे सी हॉर्स को टेम कर रहे हैं। What is the Duke's attitude towards his new wife? He sees her as a potential threat to his power and control. और बोला कि जो मेरी न्यू वाइफ होगी वो भी मेरे लिए थ्रेट हो सकती है, क्योंकि अगर वो उसने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया, मेरे हिसाब से नहीं चली, तो वो मेरे पावर और कंट्रोल को एक थ्रेट हो सकती है। What is the significance of the Duke's title? It is a symbol of his power and authority. ड्यूक का टाइटल क्या है? उसके पास पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है। How does Browning use language and imagery to convey the Duke's character? By using vivid and descriptive imagery. तो उन्होंने vivid बताया, अलग अलग imagery इमेजेस से बताया कि ड्यूक कितने स्ट्रांग हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने जेलस हैं। अभी अब रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं। What was Robert Browning's first published work? Pauline. Pauline, it was written in 1832 and published in 1833 anonymously. यहाँ इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था इस पोएम के लिए। Who was Robert Browning's first wife and frequent collaborator? Elizabeth Barrett Browning. What is the name of Robert Browning's most famous poem which is written in a dramatic monologue form? जो हम पढ़ रहे हैं, My Last Duchess. What literary movement is Robert Browning associated with? ये Victorian movement से associated थे। What is the title of Robert Browning's longest and most complex work? The Ring and the Book. What is the subject matter of Browning's Porphyria's Lover? Porphyria's Lover ये भी एक dramatic monologue है। A murder committed in the name of love. What is the central theme of Robert Browning's poem Fra Lippo Lippi, the artist's role in society? What is the setting of Robert Browning's poem Childe Roland to the Dark
tower came, a fantastical, dreamlike landscape. In what year was Robert Browning born? In 1812. In what city was Robert Browning born? London. कैम्पबेल मैंने जो शुरू में फर्स्ट स्लाइड में बताया है. What was the cause of Robert Browning's wife's chronic illness? इनकी rheumatoid arthritis हो सकता है क्योंकि इनकी वाइफ ने बहुत सारी पेन किलर्स खाए थे, तो इस वजह से ये और उनकी बोन्स बड़ी वीक हो गई थी. In what year did Robert Browning marry Elizabeth Barrett? 1846, 12th of September. Where did Robert Browning and Elizabeth Barrett live for most of their married life? Italy. What was the title of the first collection of poems that Robert Browning and Elizabeth Barrett published together? Sonnets from the Portuguese. What was the cause of Robert Browning's death? आफ्टर कैचिंग अ सिवियर कोल्ड. हो सकता है उनकी जब बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो हमें निमोनिया ही होता है, तो यहाँ निमोनिया ही सही आंसर है. इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग डाई? ही डाइड इन 1889, 12th of December, Venice, Italy. Where is Robert Browning buried? He is buried in the Westminster Abbey, Poets Corner. Please do like, share and subscribe to my channel, English Literature, Study English Literature channel. Thank you.